दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने जो महत्वपूर्ण शक्ति जो बताई थी, यानी पहली यूरोपीय कंपनी जो थी वह थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वह थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमने डचों के बारे में भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया था। और तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है दोस्तों वह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था। दोस्तों हम थोड़ा सा कुछ एक्सचेंज क्लासेस देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक्सचेंज करने का मतलब ये था कुछ थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बदले हुए स्वरूप का तात्पर्य है कि हम जो क्लासेस आपको दे रहे हैं, अगर आप इस क्लासेस का अगर केवल स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका परीक्षा की दृष्टि से जो भी वनडे एग्जाम आप देते हैं, चाहे वीडियो का, चाहे लेखपाल का, चाहे यूपी के अधीन से जो भी एग्जाम होते हैं, या चाहे यूपीपी का, एसआई का जो भी पेपर आप देते हैं, एसएससी सीजीएल का, तो आपका यहाँ से उस एग्जाम को ओरिएंटेड चीजें फैक्ट वाइज हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आप क्लास केवल स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो भी आपके एग्जाम से ओरिएंटेड चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिलहाल अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में पढ़ना चाहते हैं, एक कहानी के सीक्वेंस में समझना चाहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या कोई सब्जेक्ट वाइज एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट और भारत में आगमन कैसे होता है, यानी कैप्टन हॉकिंस जो भारत आया था समुद्री जहाज के माध्यम से, पहला अंग्रेज था जो भारत आया था, कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताया था। आज हम इसी क्लास को उसी के थोड़ा सा आगे और अब बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस क्लास में आपको यह समझने को मिलेगा कि कैसे कौन सी परिस्थितियां बनती हैं कि ब्रिटेन के जो महाराजा होते हैं उन्हें पैसे की कमी पड़ती है, और वह इन जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 217 लोगों ने स्थापना किया था जॉन्स के नेतृत्व में, इनसे कुछ पैसे वह उधार मांगते हैं। और उस पैसे उधार मांगने के एवज में ये जो व्यापारी लोग होते हैं उनसे कुछ अधिकार मांगते हैं, चाहे वो सिक्के ढालने के लिए हो, चाहे वो किले बंदी करने के लिए हो, चाहे वह राज्यों से संधि, यानी जो भी गैर ईसाई राज्य होते थे उनसे संधि करने की बात हो, वह रियायतें वह लोग अपने महाराजा से प्राप्त करते हैं। हालांकि आप यहाँ से यह भी समझ सकते हैं कि देश किस प्रकार से ये लोग बेच रहे हैं, यानी देश बेचा कैसे जाता है, यह भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था। जेम्स प्रथम का जो पत्र था, यानी कैप्टन हॉकिंस जब इंग्लैंड से चला था तो वह जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन के राजा थे उनका आज्ञा पत्र लेकर आया था। वह आज्ञा पत्र था जो भारत के बादशाह थे अकबर के नाम था, यानी जेम्स प्रथम वह पत्र लिखा था अकबर के नाम। तो जब वह कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से यात्रा करते हुए भारत पहुंचता है तो भारत में राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि अब बादशाह जो है अकबर का पुत्र जहांगीर है। तो यह जहांगीर के दरबार में, यानी सूरत बंदरगाह पर यह उतरता है। तो सूरत बंदरगाह से उतरने के बाद यह जो है जहांगीर से मिलता कहाँ है, तो मिलता है यह आगरा में। आगरा में जब वह मिलने जाता है तो जो यह कैप्टन हॉकिंस था यह त्रिभाषीय था, यानी यह इंग्लिश तो बोलता ही था, साथ ही साथ इसे तुर्की और फारसी का भी अच्छा खासा ज्ञान था। और जब यह जहांगीर से आगरा में मिलता है तो फारसी भाषा में बात करता है। इससे जो है जहांगीर काफी इससे प्रभावित होता है और इसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है और फिरंगी की भी उपाधि देता है, और साथ ही साथ 400 का मनसब देता है। मनसब दोस्तों, यह मनसब व्यवस्था शुरुआत करता है अकबर। मनसब कोई व्यवस्था नहीं, एक पद होता था, सम्मानजनक पद होता था, उसी को मनसब कहा जाता था। 400 का मनसब होता था, 500 का होता था, 1000 का मनसब होता था। ऐसे जैसे कोई नौकरी नहीं दिया जाता है, चाहे वो कनिष्क सहायक हो, चाहे लेखपाल हो, जो अधीनस्थ के अंतर्गत जो भी नौकरियां दी जाती हैं, ऐसी ही एक प्रकार की नौकरी होती थी, यानी एक पद होता था, एक रैंक होता था मुगल काल में। तो 400 का मनसब देता, हमने जो बोला आपको यहाँ से फैक्ट वाइड लिखा भी है, जहां
हाकिम जो है तुर्की और फारसी भाषा का अच्छी तरह से बोलता था या जानता भी था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया, इंग्लिश खान की उपाधि दी और फिरंगी खान की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि जहांगीर से फारसी भाषा में ही बात किया था और जहांगीर इससे प्रभावित भी हुआ था। कैप्टन हाकिम द्वारा सूरत में व्यापारिक कोठी की मांग की गई। जब कैप्टन हाकिम से इनसे फारसी भाषा में बात करता है तो उसी दौरान यह जो है बात काफी लंबी चलती है। जब बात लंबी चलती है तो कैप्टन हाकिम जो है इनसे सूरत के अलावा यानी सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगते हैं। किनसे? जहांगीर से। तो शुरू में जहांगीर ने इन्हें कोठी खोलने की अनुमति दे दिया था, लेकिन जब कोठी खोलने की अनुमति दे दिया था, लेकिन बाद में यह जो है स्थानीय व्यापारियों के दबाव के चलते यह हुआ है जो छूट दिया था उन्हें व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति जो दिया था उसे वापस ले लेता है। जो स्थानीय व्यापारी थे, चाहे वो गुजराती थे, चाहे बोहरा थे या चाहे चेट्टियार थे, तो इन व्यापारियों के दबाव की वजह से कैप्टन हाकिंस जो है अपने इस जो उन्हें व्यापार कोठी खोलने की अनुमति दिया था उसे वापस ले लेता है। तो यही था दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा भी है। जो गुजराती व्यापारी थे, चेट्टियार थे, बोहरा थे, 1615 में दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है 1609 में, एक फैक्ट मिक्स हो गया है। 1609 में दोस्तों जो कंपनी थी, जॉन्स कंपनी, जो भारत में व्यापार करने आई थी 217 लोगों की, इन्हें शुरू में जो है 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिला था। लेकिन 1609 में होता क्या दोस्तों, इस कंपनी को जो आई थी व्यापार करने भारत में, इस कंपनी का जो डेट था यानी वैलिडिटी था वह अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी जाती है। यानी अभी यह कोई डिसाइड नहीं किया जाएगा कि आप कब तक व्यापार करेंगे, अभी आप अनिश्चित काल तक व्यापार कर सकते हैं। इनकी समय सीमा जो थी वह अनिश्चित काल तक बढ़ा दी गई थी। 1611 में दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा भी 1609 में, और 1611 में अंग्रेजों की पहली अस्थायी यानी जब जहांगीर इन्हें अनुमति नहीं देता है कोठी खोलने के लिए, तो 1611 में यह आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में वहां के एक स्थानीय राजा से की मदद से वहां पर अपनी पहली अस्थायी कोठी खोलते हैं। कहाँ? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। अगर कभी प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जिसे अस्थायी कोठी कहा जाता तो वो कहाँ खोले थे, तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। हमने यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा भी, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा भी है 1611 में अंग्रेजों की पहली अस्थायी कोठी जो है मछलीपट्टनम में खोली गई थी। 1611 में दोस्तों एक युद्ध होता है, शवाली का युद्ध। शवाली जो है गुजरात में है। 1611 में शवाली का युद्ध होता है पुर्तगालियों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य, क्योंकि अब अंग्रेजों को जो अपनी नौसैनिक कुशलता दिखाना था कि हम भी नौसैनिक बेड़े के युद्ध में कुशल हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली अपना वर्चस्व स्थापित किए थे पूरे के पूरे हिंद महासागर में। तो इसी युद्ध में, शवाली के युद्ध में, अंग्रेज जो है हरा देते हैं पुर्तगालियों को। जब हराते हैं शवाली के युद्ध में, तो इससे कहीं न कहीं जहांगीर भयभीत भी होता है, प्रभावित भी होता है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली अपने आप को नौसैनिक शक्ति में श्रेष्ठ मानते थे सबसे। तो इनके मनोबल को कहीं न कहीं थोड़ा सा धक्का पहुंचता है पुर्तगालियों को, और इसके बाद जहांगीर जो है इन्हें कोठी खोलने की अनुमति दे देता है। तो जहांगीर की अनुमति के बाद 1613 में अंग्रेजों की पहली अस्थाई बस्ती खुलती है, अस्थाई कोठी खुलती है, अस्थाई फैक्ट्री खुलती है, वह सूरत में खुलती है। आप जानते रहिए 1613 में जहांगीर ने इन्हें प्रभावित होकर कोठी खोलने की अनुमति दे दिया था। तो 1613 में इनकी पहली कोठी भी सूरत में खुलती है। अब दोस्तों 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम यानी ब्रिटेन के जो महाराजा थे, कुछ अपनी कंपनी के लिए और रियायत प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक दूत भेजा था टॉमस रो को, और इनके साथ एक ईसाई पादरी एडवर्ड टेरी भी थे। हमने यहाँ पे लिखा भी है 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो ईसाई पादरी एडवर्ड टेरी के साथ आया था, कुछ रियायतें प्राप्त करना चाहता था। अब करता यह क्या है कि यह जब आता है तो उस समय जुंटा गुट काफी एक्टिव था, यानी कि जुंटा गुट के प्रभाव में यहाँ का जो मुगलिया सल्तनत था, जहांगीर वह जुंटा गुट के प्रभाव में आ चुका था।
जुंटा गुट के प्रभाव में आ चुका था। तो टॉमस रो ने जहांगीर, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा है तो टॉमस रो करता क्या है कि सबसे पहले टॉमस रो जो है जुंटा गुट के जो भी सक्रिय सदस्य होते हैं, चाहे वह नूरजहां थी, चाहे उसका भाई आसफ खान था या बेटा सलीम खान था, उन सब को, ये सलीम खान मतलब शाहजहां को, माफ करिएगा, नूरजहां, शाहजहां और आसफ खान को, जो जुंटा गुट के सक्रिय सदस्य थे, इन्हें अपने पक्ष में कर लेता है बहुमूल्य उपहार दे करके, या कहें डोनेशन दे करके, घूस दे करके, चाहे जैसे इन्हें रुपया पैसा दे करके अपने पक्ष में कर लेता है, ताकि जहांगीर से अनुमति मिल जाए कि हम और भी बस्तियां या कोठियां स्थापित कर सकें। इसी क्रम में टॉमस रो जो है जहांगीर को एक लाल बग्घी देता है और लेंस युक्त चश्मा देता है। लाल बग्घी लेंस युक्त चश्मा हमने यहाँ पर लिखा भी है, लाल बग्घी लेंस युक्त चश्मा, और जेम्स प्रथम के दरबार के 6 चित्र जहांगीर को भेंट करता है। उन्हें बताने का प्रयास यह करता है कि देखिए महाराज, आप जैसे यहाँ के राजा हैं, वैसे हमारे देश इंग्लैंड के भी एक महाराज हैं जेम्स प्रथम, उन्होंने आपको यह चित्र भेजा है, लाल बग्घी भेजा है और लेंस युक्त चश्मा आपको भेजे हैं। ये सारी चीजों को दे करके वह जहांगीर को कहीं ना कहीं खुश करने का प्रयास करता है, और जहांगीर ने कुछ कोठियां या कहीं फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति भी जहांगीर देता है, किन्हें, अंग्रेजों को। इससे क्या हुआ कि दोस्तों, अब इससे जहांगीर भी खुश हो गया और जुंटा गुट के जो भी सक्रिय सदस्य थे वह लोग भी खुश हो जाते हैं, किससे, टॉमस रो से। तो इससे होता क्या दोस्तों कि 1623 तक अंग्रेज जो थे, इनकी पहली कोठी जो स्थापित थी सूरत के अलावा खंभात, अहमदाबाद, बड़ौदा और आगरा, भड़ौच, इन जगहों पर, यानी खंभात, भड़ौच, बड़ौदा, सूरत, आगरा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर भी इनकी कोठियां स्थापित हो जाती हैं। यह था दोस्तों टॉमस रो तक का कार्यक्रम। इसके बाद कुछ हालात बदलते, हमने यहाँ पे लिखा भी है, कुछ हालात भी बदलते। हालात क्या बदलते हैं कि अब इस समय परिस्थितियां क्या हो रही है कि जो इंग्लैंड के महाराज हैं उनके पास पैसे की कमी पड़ जाती है। अब पैसे की जब वो कमी पड़ जाती है तो इतना पैसे की कमी पड़ती है कि यह जो कंपनी थी, यानी जो जान्स के नेतृत्व में 217 व्यापारियों ने मिलकर कंपनी स्थापना किया था, उन कंपनी से यह जो ब्रिटेन के महाराजा थे वह 1.17 लाख पाउंड, यानी 1.70 लाख पाउंड रुपया जो है, पाउंड जो वहां की करेंसी थी, इतना रुपया जो है उनसे कर्ज लेते हैं कंपनी वालों से। तो जो व्यापारी थे इन्हें पैसे तो दिए थे अपने महाराज को, यानी जेम्स प्रथम को पैसे तो दिए थे, लेकिन पैसे के बदले में इन्होंने कुछ उनसे रियायत भी प्राप्त कर लिए थे। भाई व्यापारी है तो व्यापार वाला दिमाग लगाएं, तो इन्होंने उन्हें पैसे तो दिए, 1.70 लाख पाउंड रुपया जो है दिए अपने महाराज को, यानी जेम्स प्रथम को दिए, लेकिन उसके एवज में इन्होंने कुछ रियायतें प्राप्त की। रियायतें क्या थी कि हम सिक्के ढाल सकते हैं, हम किले बना सकते हैं, हम राज्यों से संधि कर सकते हैं, हम न्याय दे सकते हैं। हमने यहाँ फैक्ट वाइज लिखा भी है, क्योंकि अब यहाँ जो पैसे लिए थे वो चार्ल्स द्वितीय थे, उनका नाम चार्ल्स द्वितीय था, और कुछ अधिकार भी चार्ल्स द्वितीय उन्हें देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी है, कंपनी किलेबंदी कर सकती है, सिक्के ढाल सकती है, सेना रख सकती है, गैर ईसाई राज्यों से संधि समझौता कर सकती है और न्याय दे सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ लाइटिंग लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे हम जूम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। कंपनी किलेबंदी कर सकती है, सिक्के ढाल सकती है, सेना रख सकती है, गैर ईसाई राज्यों से संधि या समझौता कर सकती है और न्याय दे सकती है। पैसे के बदले में कंपनी ने इनसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया है। यानी आप कहें कि भारत की पृष्ठभूमि, यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी कैसी चल रही है, मुगलिया सल्तनत यहाँ पर स्थापित है, लेकिन भारत का कहीं ना कहीं सौदा जो है कंपनी और महाराज मिल करके कर लेते हैं इंग्लैंड में। 1661 में दोस्तों चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन के महाराज थे, चार्ल्स द्वितीय का 1661 में विवाह होता है किनके साथ, पुर्तगाल की जो रानी होती है कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ। यह जब विवाह संपन्न होता है तो दहेज में जो है इन्हें बंबई मिलता है। किन्हें, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बंबई मिलता है। जब दहेज में बंबई मिलता है तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि इसी बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले कंपनी को दे देते हैं। आप जानते हैं
कंपनी से इन्होंने पैसे भी वापस लिया था, तो कंपनी को यह जो है दहेज स्वरूप जो इन्हें बंबई मिला था, इन्होंने कंपनी को किराए पर दे दिया कि भाई आप हमें 10 पाउंड वार्षिक किराया दीजिए और बंबई को आप रख लीजिए। हमने यहाँ पे लिखा भी है 1604 द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना ब्रिगेंजा से हुआ। बंबई इन्हें दहेज में मिला था। 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले कंपनी को दे दिए। एक फैक्ट और जान जाइए दोस्तों, गेराल्ड अंगियार, हमने यहाँ पे लिखा है गेराल्ड अंगियार को बंबई का संस्थापक कहा जाता है। बंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। हमने यहाँ पे लिखा है इसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। अब एक घटना और घटती है दोस्तों, वह घटना घटती है इंग्लैंड में 1688 में 1688 में माफ करिए 1688 में इंग्लैंड में क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है, यानी इसमें रक्त रंजित घटनाएं नहीं घटती हैं। गौरवपूर्ण क्रांति होती है, यानी तर्क के आधार पर क्रांति होती है। जो वहां पे रूढ़वादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, यानी कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार हुआ करती थी, जो परंपराओं पर आधारित सरकार हुआ करती थी, उस पार्टी की हार होते हुए यहाँ पर उदारवादी दल की सरकार बनती है। हमने यहाँ पर लिखा भी उदारवादी पार्टी की सरकार बनती है, रूढ़वादी पार्टी कमजोर पड़ जाते हैं। नई सरकार से सबको उम्मीद थी कि सबको व्यापार करने की अनुमति मिलेगी। सबको मतलब क्या, जो 217 लोगों ने जान्स के नेतृत्व में कंपनी स्थापना किया था, तो वहां पे यह अनुमति दिया गया था कि जान्स के नेतृत्व में जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार कर रही है, या कहें कि पूर्वी देशों के साथ जो इन्हें 15 वर्षों से व्यापार करने की अनुमति मिला था, 1609 में इन्हें अनिश्चित काल के लिए यह अधिकार दे दिया गया था कि अब जान्स के नेतृत्व में जो 217 लोग व्यापार कर रहे हैं, इनके अलावा भी इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भी अब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार कर सकते हैं, ऐसी इन्हें आशा थी। और इसी आशा के अनुरूप दोस्तों जो है जान्स की कंपनी को टक्कर देने के लिए न्यू इंडिया कंपनी 1688 में तैयार किया और इसने अपना एक जहाज भी तैयार कर लिया था। उस जहाज का नाम था रेड ब्रिज जहाज। हमने यहाँ पे लिखा भी है, जान्स की कंपनी को टक्कर देने के लिए न्यू इंडिया कंपनी तैयार हुआ, इसने 1688 में रेड ब्रिज जहाज भी तैयार कर लिया। 1694 में ब्रिटेन की जो संसद, हमने यहाँ पे लिखा भी है 1694 में संसद ने सभी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति भी दे दी। यानी 1694 में ब्रिटेन की संसद ने जितने भी और इंग्लैंड के व्यापारी हुआ करते थे उन्हें भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन दोस्तों 1698 में 1694 में संसद ने अनुमति दे दी। 1698 में 2 और कंपनी का निर्माण हुआ। उस 2 और कंपनी का नाम था जनरल इंग्लिश कंपनी और दूसरे नाम था सोसाइटी ट्रेडिंग टू द ईस्ट, यानी सोसाइटी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। यानी जान्स की कंपनी को टक्कर देने के लिए 3 और कंपनियों का निर्माण हो चुका था। पहली कंपनी थी न्यू इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1688 में हुई थी। 1698 में 2 और कंपनियां बनती हैं, जनरल इंग्लिश कंपनी और सोसाइटी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। इन कंपनियों को भी अनुमति मिला था कि आप भी पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि संसद ने अनुमति दे दिया था। और ये कंपनी लोग जो है ये जो तीनों कंपनी थी, न्यू इंडिया कंपनी, जनरल इंग्लिश कंपनी और सोसाइटी ट्रेडिंग टू द ईस्ट कंपनी, इन तीनों कंपनियों ने संसद को 20 लाख पाउंड, हमने यहाँ पे लिखा भी, ये सभी ने 20 लाख पाउंड संसद को पैसे भी दिए थे ताकि हमें यह अधिकार दिया जाए। लेकिन 1698 में संसद ने विलियम नॉरिस को 1698 में संसद ने विलियम नॉरिस को अपना दूत बनाकर भेजा कि जाइए भारत में व्यापार करने की क्या परिस्थितियां वहां के राजा से मिलके आइए। लेकिन नॉरिस जब आता है तो भारत के जो उस समय जो राजा थे औरंगजेब था, तो औरंगजेब से उतनी आशाएं पूर्ण नहीं हुई जितनी नॉरिस उम्मीद करके आया था, यानी व्यापार करने की अनुमति मिली भी नहीं। उसके पीछे कारण यह भी था दोस्तों, जो इंग्लैंड की पहली व्यापारिक कंपनी यहाँ पर शासन व्यापार कर रही थी जान्स के नेतृत्व में। जान्स ने स्थानीय व्यापारियों के साथ अपना वार्तालाप करके जो यह कंपनी आए थे, इन्हें न तो मसाले खरीदने दिया, न तो सोरा खरीदने दिया, न तो अफीम खरीदने दिया, कोई वस्तु इन्हें खरीदने ही नहीं दिया। यानी हमने यहाँ पे लिखा जान्स की कंपनी के प्रभाव के चलते अनुमति नहीं मिली। जान्स की कंपनी ने स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर इन्हें मसाला, रेशम, सोरा, अफीम कुछ भी खरीदने नहीं दिया गया। यानी जब इनका व्यापार चला नहीं, इनका न्यू इंडिया कंपनी का और जनरल इंग्लिश कंपनी का, सोसाइटी ट्रेडिंग टू द ईस्ट कंपनी का,
तो यह जो तीनों कंपनियां थी आर्थिक दिवालियापन की तरफ चली गई। यानी इन्होंने जब शेयर होल्डरों से पैसे लिए थे तो उन्हें अब प्रॉफिट देना है या तो पैसे घर से देंगे, तो यह कंपनी जो आर्थिक दिवालियापन की तरफ चलने लगी। तो इसी कंपनी को आर्थिक दिवालियापन से बचाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने वहां के एक राजा थे, गोडाल्फिन के राजा थे, उनके नेतृत्व में आर्थिक क्षति को, कंपनियों की आर्थिक क्षति को सुधारने के लिए इन तीनों कंपनियों को और जो भारत में पहले से व्यापार कर रही थी जॉन्स के नेतृत्व में वह कंपनी, यानी सभी कंपनियों को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाया गया और उसका नाम रखा गया यूनाइटेड बिल के तहत। गोडाल्फिन के राजकुमार ने कंपनी के क्षति के आर्थिक क्षति को सुधारने के लिए यूनाइटेड बिल लाया, जिससे सभी कंपनियों को मर्ज करके एक नया कंपनी बनाया गया और उस कंपनी का जो नाम रखा गया था दोस्तों 1833 में इस कंपनी का नाम रखा गया था यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट रखा गया था। हमने यहाँ पर लिखा भी है फैक्ट वाइज, आप जानते रहिए 1833 के अधिनियम में यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट रखा गया था। संक्षिप्त में इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था 1835 से। इसे यानी ये जो चारों कंपनियां मिल गई, यानी ब्रिटेन की जितनी भी कंपनियां उस कंपनी में मर्जिंग होती गई, उन्हें अब संक्षिप्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। थोड़ा सा हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने कहानी के वे में आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? हमारी यह क्लासेस यूट्यूब पर ग्राउंड हिस्ट्री क्लास के नाम से चलती हैं, आप वहां पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। दोस्तों एक क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।